सिविलियंस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात लोक प्रशासन को शुरू किया है और उसमें एक चैप्टर जो कि हम लोग का पहला चैप्टर था, जिसमें हम लोग लोक प्रशासन का अर्थ देख लिए, क्षेत्र क्या है, प्रकृति क्या है और उसका महत्व किस प्रकार है और वर्तमान समय में उसके महत्व में किस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है। तो ये सारा चीज़ हम लोग कंप्लीट कर लिए। आज के क्लास में हम लोग एक कदम आगे बढ़ते हुए लोक प्रशासन से आगे बढ़ते हुए निजी प्रशासन को देखेंगे। इसके साथ ही साथ लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या अंतर है, इनके बीच में क्या समानताएं हैं और किस प्रकार इन दोनों के बीच में असमानताएं हैं, इन सभी को कंप्लीट करेंगे। तो कल हम लोग प्रशासन के डेफिनेशन को देखे थे, एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो लोक प्रशासन से पहले हम लोग शासन को समझे थे। तो शासन के अंतर्गत हम लोग के MP, MLA और MLC ये सभी व्यक्ति आ जाते हैं, यानी कि कुल मिला के जो जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष तरीके से हो या फिर अप्रत्यक्ष तरीके से। जिस प्रकार लोकसभा में जो भी सदस्य होते हैं वे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित होकर पहुंचते हैं, जबकि राज्यसभा में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से राज्यसभा में पहुंचते हैं। तो ये सभी शासन के अंतर्गत आते हैं और इनका मुख्य कार्य क्या होता है, नीति का निर्माण करना, ताकि जनता का कल्याण हो सके और एक लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना हो सके। तो ये जो भी नीति का निर्माण करेंगे, इनको क्रियान्वित करने के कार्य जो करते हैं वे सभी आते हैं प्रशासन में। तो प्रशासन में कोई भी व्यक्ति कैसे पहुंचता है, तो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करने के बाद जो व्यक्ति आते हैं वे प्रशासन के अंतर्गत आते हैं, चाहे वे अधिकारी हो या फिर कर्मचारी हो, चाहे वो निम्न स्तर का चपरासी हो। लेकिन हम लोग साथ में देखे थे क्या कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का अलग अलग डेफिनेशन भी था। तो प्रशासन में क्या हो गया कि वे सभी व्यक्ति आएंगे जो कि शासन के द्वारा बनाए गए नीतियों का क्रियान्वित करते हैं, अर्थात प्रशासन में जो व्यक्ति होंगे वे जनता के द्वारा चुन कर नहीं आते हैं बल्कि एग्जाम को क्लियर करके आते हैं, जबकि शासन के अंतर्गत जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति ही आते हैं। फिर आता है हम लोग का लोक प्रशासन। तो लोक शब्द जो है ये प्रशासन में उपसर्ग की तरह है और लोक मतलब हो गया जनता हो गया या फिर सरकार हो गया या फिर राज्य हो गया। तो अगर लोक प्रशासन को डिफाइन किया जाए तो लोक प्रशासन, तो प्रशासन का मुख्य कार्य क्या हो गया कि शासन के द्वारा जो भी नीति का निर्माण किया जा रहा है उसको क्रियान्वित करना, किसके लिए, तो जनता के लिए। यानी कि सरकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया सामूहिक प्रयास। सामूहिक प्रयास क्यों, क्योंकि किसी एक व्यक्ति से ये सारा कार्य नहीं होगा, नीति निर्माण भी किसी एक व्यक्ति से नहीं होगा और वो नीति को क्रियान्वित भी कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकते, यानी कि लगभग सभी व्यक्तियों को सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। तो सरकार के किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामूहिक रूप से किया गया प्रयास ही क्या है, लोक प्रशासन है। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे, लेकिन इसको लेकर अलग अलग मतभेद भी था, अलग अलग परिभाषा भी अलग अलग विद्वानों के द्वारा दिया गया था। जिसे एल डी वाइट का मानना था कि नीति का क्रियान्वयन ही लोक प्रशासन है, जबकि विलोबी का मानना था कि लोक प्रशासन के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ कार्यपालिका शाखा ही आता है। अब क्या था यहाँ पे, एक था विश्वविद्यालय प्रशासन, यानी कि कुल मिला के जो लोक वित्त से कोई ऐसा संस्था जो लोक वित्त से पोषित है, तो वे सभी संस्था लोक प्रशासन के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे कोई अगर विश्वविद्यालय है जो कि सरकारी अनुदान से चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस विद्यालय का जो प्रशासन होगा वे भी लोक प्रशासन में आएंगे। लेकिन वहीं पे कोई ऐसा विश्वविद्यालय है जो कि पूरी तरीके से प्राइवेट आदमी के द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो फिर उसका प्रशासन लोक प्रशासन के अंतर्गत नहीं आएगा बल्कि वो निजी प्रशासन के अंतर्गत आएगा। तो आज हम लोग निजी प्रशासन को ही पढ़ेंगे। अब प्रशासन, तो प्रशासन ही दो प्रकार से है। तो सबसे पहले हम लोग का तो प्रशासन हो गया जिसमें सभी प्रकार के व्यक्ति आएगा जो कि एग्जाम को मतलब कि जो भी प्रशासनिक कार्य को संभालते हैं, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट आदमी हो। अब प्रशासन का दो हिस्सा हो गया, एक हो गया लोक प्रशासन यानी कि जो सरकारी व्यक्ति होते हैं, और दूसरा हो गया निजी प्रशासन यानी कि जो प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं। तो लोक प्रशासन कंप्लीट हो चुका है। आज के क्लास में हम लोग निजी प्रशासन को देखेंगे, यानी कि निजी प्रशासन जो वो कहीं ना कहीं प्रशासन से छोटा होगा और जो लोक प्रशासन होगा वो भी कहीं ना कहीं प्रशासन से छोटा होगा। तो निजी प्रशासन क्या हो गया, तो किसी व्यक्ति या फिर गैर सरकारी संस्था द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाने वाला प्रशासन निजी प्रशासन कहलाता है। तो निजी प्रशासन में मुख्य रूप से जो भी कार्य किया जाता है उसके पीछे का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, जबकि लोक प्रशासन में ऐसा नहीं था। लोक प्रशासन में लोगों का कल्याण करना मुख्य उद्देश्य रहता है, जबकि निजी प्रशासन में लाभ कमाना प्रमुख उद्देश्य रहता है।
इसमें उत्पादन, विनियमन, नियंत्रण, प्रबंधन पर निजी नियंत्रण होता है और निजी प्रशासन पर सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। निजी प्रशासन में लोकहित की भावना निहित नहीं होती है और इसमें स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कोचिंग सेंटर, राजनीतिक दल, क्लब इत्यादि आते हैं। यानी कि निजी प्रशासन क्या हो गया? तो निजी प्रशासन का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना होता है। इसमें लोगों का सेवा करना ऐसा कोई भी भावना नहीं होता है, यानी कि लोकहित की भावना इसमें निहित नहीं होती है। जैसे प्राइवेट स्कूल हो गया, प्राइवेट कॉलेज हो गया, जो कि पूरी तरीके से निजी व्यक्ति के द्वारा संपोषित है, इसमें सरकार का किसी प्रकार का अनुदान नहीं है, तो वे सभी प्रशासन निजी प्रशासन के अंतर्गत आ जाएंगे। जबकि लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों का कल्याण करना, लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना। अभी यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर स्पष्ट करें, दोनों के बीच में समानता क्या है और असमानता क्या है उसका उल्लेख करें। तो इन तीनों चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जहां लोक प्रशासन जनहित से जुड़ा है, यानी कि लोक प्रशासन लोगों के लिए कार्य करते हैं, वहीं निजी प्रशासन का संबंध विशेष हित की पूर्ति से है, क्योंकि कोई भी निजी प्रशासन बिना लाभ के नहीं चल सकता है, अर्थात इसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। तो इस निजी प्रशासन का उद्देश्य जनहित को पूरा करना नहीं बल्कि लाभ कमाना होता है। अब दोनों के बीच में क्या विविधताएं हैं उसको देखते हैं। तो निजी प्रशासन निश्चित रूप से लाभ कमाने के उद्देश्य से प्रेरित है, जबकि लोक प्रशासन का संबंध जन कल्याणकारी कार्यों के संपादन से संबंधित होता है। यानी कि लोक प्रशासन के अंतर्गत जो भी शासन में होते हैं वे सभी क्या करते हैं, बिना किसी लाभ के जनता के लिए कार्य करते हैं, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता है। वे जो भी कार्य करेंगे उनके पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा क्या, उनको प्रॉफिट कमाना है। निजी प्रशासन का क्षेत्र क्या है, सीमित है। सार्वजनिक प्रशासन का संबंध मूलभूत सेवाओं जैसे पुलिस, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और लोक कल्याण इत्यादि से है, जबकि निजी सेवाओं का संबंध सामान्य छोटे संगठनों तक होता है। तो लोक प्रशासन में पुलिस व्यवस्था होती है, सामाजिक सुरक्षा के लिए कार्य किया जाता है, शिक्षा के लिए कार्य किया जाता है, जबकि निजी प्रशासन में बहुत हद तक ये सारा चीज़ देखने को नहीं मिलता है। हालांकि वर्तमान स्थिति में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं वैश्वीकरण के बाद से, तो इसको भी हम लोग देखेंगे अभी। तीसरा है वित्तीय प्रशासन की भिन्नता भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन से भिन्नता स्पष्ट करती है। फिर चौथा है लोक प्रशासन पर विधायी, न्यायिक और कार्यपालिका संबंधी दायित्व होते हैं, जबकि निजी प्रशासन के साथ यह विशेषता देखने को नहीं मिलती है। तो निजी प्रशासन मुख्यतः किसी एक व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी एक संगठन के द्वारा संचालित किया जाता है, यानी कहीं ना कहीं इनका उत्तरदायित्व विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका से उतना रिलेटेड नहीं होता जितना कि लोक प्रशासन से होता है। लोक प्रशासन की प्रकृति व्यापक स्तर पर उदार और सेवा भावना से पूर्ण होती है, क्योंकि लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों का कल्याण करना, क्योंकि शासन के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति जो भी नीति का निर्माण करते हैं वे उस टाइप का ही नीति बनाता है जो उस समय की जनता को आवश्यक होती है, ताकि लोगों का कल्याण हो सके। जबकि निजी प्रशासन ये सारा चीज़ नहीं देखता है, इनके पीछे का मुख्य मोटिव ही होता है प्रॉफिट कमाना। तो जबकि निजी प्रशासन में ऐसा प्रतीत नहीं होता है। यह भी स्पष्ट है कि लोक प्रशासन में जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी कि अगर कुछ भी सरकार कोई भी नीति लाती है वो अगर सही नहीं होता है तो फिर वो सरकार को जवाबदेही देना पड़ता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ, या फिर कुल मिला के वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं कि वो जो भी कार्य करेंगे वे जनता के लिए ही करेंगे और सही तरीके से करेंगे। जबकि निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि निजी प्रशासन में जो भी व्यक्ति कार्य करते हैं वे लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, यानी कि जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, बल्कि वे अपने संगठन के या फिर अपने कंपनी के जो मालिक होते हैं उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये सब हो गया हम लोग का लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच का अंतर हो गया। अब आता है हम लोग का लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में समानता क्या है। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच काफ़ी समानताएं हैं। अनेक ऐसे विचारक हैं जो लोक प्रशासन में निजी प्रशासन की तकनीक व इसके तौर तरीकों के आधिकारिक इस्तेमाल करने के हिमायती हैं, जैसे कि हेनरी फेल हो गए, मेरी पार्कर, फॉलेट हो गए, उर्विक हो गए। इनके अनुसार क्या हो गया कि प्रशासन के मूल तत्व प्राय एक ही रहते हैं, चाहे वह लोक प्रशासन हो या फिर निजी प्रशासन हो। तो लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के समानताओं के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं, यानी कि जो हेनरी फेल हो गए, उर्विक हो गए, पार्कर हो गए, तो इन सभी का मानना क्या है कि चाहे वो लोक प्रशासन हो या फिर निजी प्रशासन हो, इनके जो मूल तत्व होते हैं वे प्राय एक से ही होते हैं, और इसी को आगे में हम लोग समानता के रूप में देखेंगे। तो जैसे कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों के लिए संगठन की आवश्यकता होती है, और संगठन लोक एवं निजी प्रशासन का शरीर होता है जिससे समान प्रशासनिक क्रियाएं की जाती है। यानी कि कोई भी संगठन हो, चाहे वो लोक प्रशासन हो या फिर निजी प्रशासन हो,
वो बिना संगठन के कार्य कर ही नहीं सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो संगठन है इसको लोक प्रशासन और निजी प्रशासन का शरीर का भी दर्जा दिया गया है और इसी संगठन के माध्यम से सारी प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी की जाती है। संगठन मतलब हम लोग मुख्य रूप से संघ समझ सकते हैं या फिर समझ सकते हैं कि जो बिखरी हुई शक्ति है, अलग अलग लोगों के पास जो पावर है उसको एक जगह कलेक्ट करके सभी व्यक्ति एक जगह इकट्ठा होकर यूज करते हैं। संगठन के अंतर्गत मुख्य रूप से एक बिल्डिंग के अंदर जितना भी व्यक्ति कार्य करते वे भी आ जाते हैं, प्लस जो भी कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, जिसका भी प्रयोग करते हैं ये सभी हम लोग का संगठन में शामिल हो जाते हैं। तो बिना संगठन के चाहे वो लोक प्रशासन हो या फिर निजी प्रशासन वो कार्य कर ही नहीं सकता है। अब आगे है, इन दोनों प्रशासन की कार्य प्रणालियों में भी समानताएं पाई जाती है और इसका मुख्य कार्य क्या है, पोस्ट कर्व है और इसी के साथ आंकड़े उपलब्ध कराना, हिसाब किताब रखना, फाइल बनाना इत्यादि अन्य कार्य भी शामिल है। तो चाहे वो लोक प्रशासन हो या फिर निजी प्रशासन हो, वो पोस्ट कर्व के अकॉर्डिंग ही कार्य करता है। और पोस्ट कर्व को हम लोग पिछला क्लास में देखे थे, जहाँ पे पी स्टैंड होता है प्लानिंग के लिए यानी कि सबसे पहले योजना बनाना होता है, ओ होता है ऑर्गेनाइजिंग के लिए यानी कि संगठन बनाना, एस हो जाता है हम लोग का स्टाफिंग के लिए यानी कि जो भी कर्मचारी है उनकी व्यवस्था करना, डी यानी कि डायरेक्टिंग हो गया, मतलब क्या हो गया कि निर्देशित करना, सी ओ मतलब हो गया कोऑर्डिनेशन हो गया यानी कि सभी के बीच में समन्वय बनाए रखना जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आर मतलब हो गया रिपोर्टिंग, रिपोर्ट देना कि कितना कार्य हो रहा नहीं हो रहा, जैसे कि एक डायरेक्टर है वे किसी कार्य को एचओडी को दिए, एचओडी क्या कि अपने से निम्नतर स्तर के कर्मचारी को दिए, फिर वे निम्नतर स्तर के कर्मचारी हम लोग पिछला क्लास में से डायग्राम बना के भी देखे थे कि यहाँ पे हम लोग का डायरेक्टर हो गया, फिर ये एचओडी हो गया और यहाँ पे कर्मचारी हो गया, तो ये कार्य इनको देंगे, फिर ये कार्य इनको देंगे, फिर ये कितना कार्य करेंगे इसकी जानकारी इसको देंगे और फिर ये कितना कार्य हुआ इसकी जानकारी डायरेक्टर को देंगे। तो इस प्रकार से ये रिपोर्टिंग का कार्य करते हैं। और बी होता है बजटिंग। तो कोई भी कार्य हो, कोई भी नीति हो, वो तभी सफल होगा जब उसके लिए बजट तैयार किया जाएगा। तो ये सारा हम लोग पोर्ट्स कोर में देखे थे। तो ये सब चाहे लोक प्रशासन हो या फिर निजी प्रशासन हो, सभी इसी के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। और ये हम लोग का इम्पोर्टेंट भी हो जाता है प्रीलिम्स के क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि पोर्ट्सकर विचारधारा में ओ जो है वो किसके लिए है या फिर आर किसके लिए खड़ा है, और वहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें एक रिपोर्टिंग रहेगा। तो ये सब हम लोग को ध्यान में रखना है ताकि प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। अब क्या है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में अधिकारियों के उत्तरदायित्व तो समान होते हैं, चाहे जो भी हो, लोक प्रशासन या फिर निजी प्रशासन, वहाँ के जो भी अधिकारी हैं उनके उत्तरदायित्व उनके संस्था के प्रति समान होती है। इन दोनों प्रशासन में जनता से संपर्क आवश्यक होता है। यदि जनसंपर्क नहीं होगा तो कोई भी प्रशासन असफल हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट स्कूल है, अगर गवर्नमेंट स्कूल अगर जनता से कनेक्ट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कोई बच्चा हमें पढ़ने नहीं आएगा। सेम कंडीशन है प्राइवेट स्कूल के साथ। अगर प्राइवेट स्कूल भी अगर जनता के साथ, पेरेंट्स के साथ बातचीत नहीं करेंगे तो प्राइवेट स्कूल में भी कोई बच्चा नहीं आएगा पढ़ने के लिए। तो ऐसी स्थिति में एक चीज़ समझ में आता है क्या कि लोक प्रशासन हो या फिर निजी प्रशासन हो, दोनों को जनसंपर्क होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, अन्यथा दोनों प्रशासन ही असफल हो जाएगा। तो लोक प्रशासन के लिए यह अति आवश्यक है, क्योंकि लोक प्रशासन का उद्देश्य क्या है, जनता का कल्याण करना होता है। दोनों प्रशासन में अनुसंधान के कार्य भी होते हैं जिनके द्वारा नए उपकरणों, सिद्धांतों, प्रक्रियाओं का प्रतिपादन किया जाता है। यानी कि समय के अनुसार हम लोग देखे थे, एक परिवर्तनशीलता भी देखे थे कि लोक प्रशासन कला है या फिर विज्ञान है, वहाँ पे एक पॉइंट था हम लोग का परिवर्तनशीलता, यानी कि समय के अनुसार चेंज भी करना पड़ेगा। तो जो लोक प्रशासन है या फिर निजी प्रशासन है, अर्थात प्रशासन के अंतर्गत जो भी कार्य होते हैं उसमें नए नए उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि वर्तमान में जो पुलिस विभाग है वो काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, या फिर जो भी अन्य गवर्नमेंट विभाग है वे सभी नए नए टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, प्लस नए नए सिद्धांतों का वो प्रतिपादित कर रहे हैं, नए नए उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि कुल मिला के लोक प्रशासन हो या फिर निजी प्रशासन हो, वे अनुसंधान के भी कार्य करते हैं। तो ये 5 पॉइंट जो हो गया, ये पाँच पॉइंट लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में समानता को बताता है। तो उपरोक्त वर्णन से प्रतीत होता है कि दोनों प्रशासन एक दूसरे से काफ़ी करीब है। वास्तविकता यह है कि दोनों प्रशासन भी नाम के लिए अलग हैं। वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। तो 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म हुआ भारत में, तो उसके बाद से लोक प्रशासन और निजी प्रशासन एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आने लगे हैं। इसको इस प्रकार से समझते हैं हम लोग। तो जैसे ही एलपीजी रिफॉर्म हुआ भारत में, जैसे ही यहाँ पे निजीकरण बढ़ा, तो वैश्वीकरण की वजह से निजीकरण काफ़ी ज़्यादा भारत में बढ़ गया। यानी कि प्राइवेट सेक्टर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से विकसित होने लगा, जिसकी वजह से निजी क्षेत्र में यानी कि प्राइवेट सेक्टर में प्रशासन की भूमिका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इसके बाद हम लोग पीपीपी मॉडल भी देखे हैं,
या जहाँ पे हम लोग का होता है सार्वजनिक निजी भागीदारी, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो वैश्वीकरण के बाद से ये मॉडल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि सरकार भी और प्राइवेट व्यक्ति भी ये दोनों मिलकर कार्य करेंगे। तो इसके बाद भी क्या हो गया कि लोग, अगर सरकार का हस्तक्षेप है किसी कंपनी में और प्राइवेट आदमी का भी हस्तक्षेप है किसी कंपनी में, तो ऐसी स्थिति में लोक प्रशासन भी कार्य करेगा और निजी प्रशासन भी कार्य करेगा। तो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के बाद से लोक प्रशासन और निजी प्रशासन काफ़ी ज़्यादा आमने सामने, यानी कि अपने क्लोज आ रहे हैं। फिर तीसरा हो जाएगा हम लोग का जैसे कि तकनीकी प्रगति हो जाता है। तो तकनीकी प्रगति ने प्रशासन में और निजी प्रशासन के बीच संवाद और सहयोग को काफ़ी ज़्यादा आसान बना दिया। तो कुछ बहुत पॉइंट्स है जिसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि वैश्वीकरण के बाद से लोक प्रशासन और निजी प्रशासन एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस गुणवत्ता का काम है। दूसरे शब्दों में यह कहना गलत होगा कि निजी प्रशासन केवल लाभ के लक्ष्य द्वारा ही संचालित होता है। आज इसका लक्ष्य लोगों की सेवा करना भी है, और कोई भी निजी प्रशासन अधिक दिनों तक नहीं चल सकता है यदि वह अपना लक्ष्य दूसरों की भलाई न बना ले। साथ ही कानून ऐसे बने हुए हैं जो निजी प्रशासन पर प्रतिबंध लगाते हैं ताकि वे लोगों की आवश्यकता अनुसार कार्य करें, और कोई भी ऐसी व्यवस्था जो केवल अपने लाभ कमाने के लिए कार्य करती है और जनहित की पूर्ण अपेक्षा करती है, वो अधिक दिनों तक काम नहीं कर सकती है। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे क्या है कि पहले क्या था कि निजी प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो लाभ कमाना है। लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसा नहीं है। वर्तमान स्थिति में जो निजी प्रशासन है ये भी जनहित के कार्य के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे निजी कंपनी हैं जो कि शिक्षा में योगदान दे रहे हैं, जैसे कि स्कूल हो गया या फिर कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं, या फिर गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान कर रहे हैं। निजी कंपनी के द्वारा ही अस्पताल हो गया या फिर स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जा रही है ताकि गरीब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। फिर ये लोग पर्यावरण के प्रति भी सचेत है, यानी कि निजी कंपनी के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए भी कार्य किया जा रहा है, जैसे कि वृक्षारोपण हो गया या फिर जल संचयन हो गया। फिर ये लोग गरीबी ख़त्म करने के लिए भी कार्य कर रहे हैं ताकि लोगों को, और गरीबी ख़त्म करने के लिए लोगों को रोज़गार दे रहे हैं ताकि वे गरीबी को ख़त्म कर सकें। तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वर्तमान समय में जो निजी प्रशासन है इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना ही है। जैसे कि टाटा ग्रुप को देखें तो ये भी बहुत सारे कार्य करते हैं जिससे कि लोगों का भला हो सके। जैसे कि शिक्षा पर ये फंडिंग करते हैं, स्वास्थ्य पर करते हैं, पर्यावरण संरक्षण पर ये करते हैं। इसके अलावा रिलायंस फाउंडेशन हो गया, इन्फोसिस हो गया, तो ये सभी क्या है, निजी प्रशासन है, निजी कंपनी है। लेकिन इसके बावजूद भी ये सभी लोगों के कल्याण के लिए, यानी कि जनहित से जुड़े जो भी मामला है उन पर भी ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो निजी प्रशासन का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना ही नहीं है, बल्कि ये जनहित से भी जुड़ा है, क्योंकि जब तक ये जनहित से कनेक्ट नहीं होंगे ये उतने अच्छी तरीके से सफल नहीं हो पाएंगे। और अगर ये जनहित की पूर्णता अपेक्षा करती है तो फिर अधिक दिनों तक ये नहीं चल पाएंगे। लोक प्रशासन में जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा और उच्च जीवन के लक्षण के लिए जनहित को ध्यान में रखकर मजदूरों का वेतन, काम के घंटे, कार्यालय से संबंधित अनेक नियम बनाए जाते हैं जो निजी क्षेत्र को भी मानना पड़ता है। जैसे कि 8 घंटा काम करना है तो ये गवर्नमेंट स्टाफ हो या फिर प्राइवेट स्टाफ हो, उनको 8 घंटा कार्य करना पड़ता है। तो इस प्रकार लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के तरीके और लक्ष्यों के बीच समानता बढ़ती जा रही है। यानी कि वैश्वीकरण के बाद से लगभग लगभग लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता बढ़ रही है, चाहे वो तकनीक को लेकर हो या फिर कार्य को लेकर हो या फिर अनुसंधान को लेकर हो। कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में करीब आ रहे हैं। पीपीपी मॉडल सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे सरकार की भी भागीदारी होती है और निजी कंपनी की भी भागीदारी होती है। यानी कि वहाँ पे कुल मिलाकर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को कहीं ना कहीं सामने आकर ही काम करना पड़ता है, दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है। तो वर्तमान विश्वीकरण के माहौल में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ती जा रही है। निजी प्रशासन लोक प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहा है। निजी प्रशासन लाभ से तो प्रेरित है, लेकिन जनहित में इसने अपने लाभांश में कमी की है। आज पीपीपी इसके उदाहरण है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। निजी प्रशासन ऐसा महसूस करता है कि जनहित में कार्य करके उसकी लोकप्रियता और मुनाफा दोनों बढ़ सकता है, इसलिए दोनों के बीच की दूरियां कम हो रही है। तो जैसे कि जियो कंपनी आया था, तो जियो ने पहले क्या किया, 1 साल के लिए फ्री डाटा दे दिया। तो कहीं ना कहीं वो, इसका मुख्य उद्देश्य उस समय लाभ कमाना नहीं था, तो लोग इसका भरपूर यूज किया और जिससे कि लोग जियो से बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट हो गए। बाद में जाके जियो ने अपना कुछ प्राइस लाया तो लोगों ने उसको इजीली खरीद लिया। तो कहीं ना कहीं जियो कंपनी ने शुरू में लोगों के कल्याण के लिए फ्री नेट सुविधाएं प्रदान की, क्योंकि उसको लगता था कि अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो लोग उनसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे और उनका मार्केट होना हो नहीं चलेगा। तो वर्तमान स्थिति में निजी प्रशासन भी लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहा है। अब है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में असमानता क्या है।
तो सबसे पहला चीज़ कि लाभ के आधार पर, तो लोक प्रशासन जो कार्य करते हैं उनके पीछे का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे कार्य वही करते हैं जिनसे कि लोगों का कल्याण हो सके, जैसे कि स्कॉलरशिप हो गया, स्कूल का निर्माण, अस्पताल का निर्माण, ये सारा हो गया। लेकिन अगर असमानता की बात करें तो यही हो जाएगा कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है, जबकि लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण करना होता है। दूसरा, सेवा भावना के आधार पर, तो निजी प्रशासन में सेवा भाव नहीं होता, जबकि लोक प्रशासन में सेवा भाव के आधार पर ही सारे कार्यों का निर्माण किया जाता है। तो अगर निजी प्रशासन की बात करें तो ये सेवा भाव से कार्य नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मुनाफा कमाना होता है। प्लस क्या हो गया कि निजी प्रशासन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वे अपने कस्टमर को संतुष्ट करें। अगर कस्टमर संतुष्ट नहीं होगा तो निजी प्रशासन बहुत दिनों तक चल नहीं पाएगा। और क्या हो गया कि निजी प्रशासन में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि कोई भी अगर कंपनी है, जैसे मान लेते हैं कि जियो सिम है, तो जियो के कंपटीशन में अभी एयरटेल आ गया, फिर अभी अगर एलन मस्क आ जाएगा तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगा। या फिर कोई अगर अस्पताल है, तो अगर प्राइवेट अस्पताल है तो फिर से और भी प्राइवेट अस्पताल खुल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में क्या हो गया कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें अपनी सेवाएं काफ़ी अच्छी करनी पड़ती हैं। तो निजी प्रशासन में प्रतिस्पर्धा काफ़ी अधिक देखने को मिलता है, जबकि लोक प्रशासन में प्रतिस्पर्धा काफ़ी अधिक देखने को नहीं मिलता है। प्लस लोक प्रशासन में क्या हो जाएगा कि वे मुनाफा कमाने के उद्देश्य से कार्य नहीं करते हैं। अब है तीसरा, आता है हम लोग को उत्तरदायित्व के आधार पर। तो निजी प्रशासन, अच्छा इसमें और एक चीज़ क्या है थर्ड वाला पॉइंट में, कि जो लोक प्रशासन होता है उसमें सेवा भाव होता है। कैसे होता है? तो सबसे पहले कि लोक प्रशासन में जो भी नीति बनती है, जो भी योजना सरकार के द्वारा लागू किया जाता है, इसका प्रमुख उद्देश्य होता है जनहित को प्राथमिकता देना। जबकि निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता। निजी प्रशासन में जनहित जो होता है वो सेकेंडरी हो जाता है और इसका पहला उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना होता है। फिर क्या हो जाता है कि लोक प्रशासन में क्या होता है, जवाबदेही अधिक होता है, जबकि निजी प्रशासन में जवाबदेही कम होता है। अब आता है हम लोग का व्यवहार की एकरूपता के आधार पर। तो किसी भी निजी प्रशासन में पक्षपात या विशिष्ट व्यवहार किया जा सकता है। किसी भी निजी प्रशासन में पक्षपात या फिर विशिष्ट व्यवहार किया जा सकता है, जबकि लोक प्रशासन में व्यवहार में एकरूपता अर्थात समानता पाई जाती है। इसमें किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। फिर है एकाधिकार के आधार पर। तो लोक प्रशासन में शासन का एकाधिकार होता है, जबकि निजी प्रशासन में एकाधिकार नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि मान लीजिए कि अगर जियो कंपनी कोई सिम लॉन्च कर रहा है, अपना रिलायंस कंपनी जियो सिम लॉन्च कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कोई अन्य व्यक्ति अदर सिम लॉन्च नहीं कर सकता। जैसे एयरटेल ने भी क्या किया, अपना सिम लाया। एलन मस्क भी अगर भारत आएंगे तो वे भी लाएंगे, या फिर पहले और भी सारे यूनिनॉर, टेलीनॉर, वोडाफोन, डोकोमो, ये सब बहुत सारा सिम था। यानी कि एक ही वस्तु का उत्पादन बहुत सारे व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। यानी कि निजी प्रशासन में एकाधिकार नहीं है, जबकि लोक प्रशासन में एकाधिकार होता है। फिर अगला आता है हम लोग का वित्त नियंत्रण के आधार पर। तो लोक प्रशासन में वित्त पर प्रभावी नियंत्रण होता है, जिसमें विधायिका, न्यायपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका, जनता तथा गैर सरकारी संगठन व मीडिया आते हैं। लेकिन निजी प्रशासन में वित्त नियंत्रण नहीं होता है। तो निजी प्रशासन में वित्त नियंत्रण नहीं होता है, क्योंकि निजी प्रशासन जो होता है वो स्वायत्त संस्था होती है और जिसमें वित्त निर्णय लेने में वे सक्षम होते हैं। फिर क्या होता है कि निजी प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मुनाफा कमाना होता है। यानी कि जितना अच्छा उनका कमाई होगा वे उतना इजीली वित्त नियंत्रण, मतलब कि वित्त निर्णय मुनाफे के आधार पर लेंगे। यानी कि उनका कमाई अगर ज़्यादा होगा तो वे पैसा से संबंधित मामला वे ज़्यादा करेंगे। यानी कि वित्त निर्णय मुनाफे के आधार पर निजी कंपनी के द्वारा या फिर निजी प्रशासन के द्वारा लिया जाता है, जबकि लोक प्रशासन पूरी तरीके से जन कल्याण के लिए किया जाता है। यानी कि यहाँ पे मुनाफा तो कोई फैक्टर ही नहीं बनता है। फिर आगे आता है हम लोग का लाल फीताशाही के आधार पर। तो लाल फीताशाही मतलब क्या हो गया कि किसी भी कार्य में बहुत ज़्यादा देरी होना, यानी कि बहुत सारे स्टेप से गुजरने की वजह से यहाँ पे करप्शन भी देखने को मिलता है, या फिर कार्य में बेवजह बहुत ज़्यादा लेट होता है। तो वही स्थिति कह रहा था लाल फीताशाही, और ये भी हम लोग का सिलेबस में, तो इसको भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। लाल फीताशाही क्या हो गया, नौकरशाही क्या हो गया। तो लाल फीताशाही के आधार पर क्या होगा, तो निजी प्रशासन का संगठन व्यापारिक आधार पर होता है। यानी कि इनका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना होता है, इनमें ज़्यादा प्रोसेस नहीं होता है। जबकि लोक प्रशासन में एक ही कार्य को कराने के लिए बहुत सारे प्रोसेसों से गुजरना होता है, तो कहीं ना कहीं इनमें करप्शन भी देखने को मिलता है। क्षेत्र के आधार पर, तो निजी प्रशासन का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि लोक प्रशासन का क्षेत्र काफ़ी अधिक होता है। तो इसको इस प्रकार समझते हैं कि निजी प्रशासन का क्षेत्र सीमित कैसे होता है। तो निजी प्रशासन का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। क्या होता है? तो उनका विशिष्ट उद्देश्य होता है मुनाफा कमाना होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। फिर क्या होता है कि निजी प्रशासन का कार्यक्षेत्र जो होता है वे कुछ विशिष्ट उद्योग या फिर कुछ क्षेत्र तक ही सीमित हो जाता है।
निजी प्रशासन में संसाधन जो होता है वो निजी स्वामित्व में होता है, और निजी प्रशासन में जवाबदेही जो होता है तो जो भी उनके शेयर धारक होंगे या फिर जो मालिक होंगे वहीं तक सीमित होंगे, बल्कि ये लोगों के प्रति जवाबदेही नहीं होते हैं। जबकि अगर लोक प्रशासन का देखा जाए तो लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य हो जाता है जनहित और सामाजिक कल्याण करना होता है। प्लस क्या होता है कि लोक प्रशासन का कार्यक्षेत्र जो होता है वो समाज के सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला हुआ होता है। फिर लोक प्रशासन में क्या है कि जो भी संसाधन होते हैं उनमें सार्वजनिक स्वामित्व भी होता है, जबकि निजी प्रशासन में सार्वजनिक स्वामित्व नहीं होता है। और जैसा कि निजी प्रशासन में जवाबदेही जो था वो सिर्फ और सिर्फ शेयर धारक और जो मालिक हैं वहीं तक सीमित है, जबकि लोक प्रशासन में जवाबदेही जनता और संसद तक होता है, यानी कि लोगों के प्रति ये जवाबदेही होते हैं। अब अगला है भिन्न आचार संहिताओं के आधार पर। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में आचार संहिता भिन्न भिन्न होती है। लोक प्रशासन में किसी वस्तु एवं सेवा को उस तरीके से विज्ञापन नहीं किया जा सकता जिस प्रकार से निजी प्रशासन में किया जाता है। तो ये सारे कुछ कुछ पॉइंट्स हो गए जिसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या क्या असमानताएं हैं। अब एक निजी प्रशासन में सक्रियता का एक कारण यह भी है कि इसमें पुरस्कार और दंड की व्यवस्था शीघ्र होती है, यानी कि कोई भी प्राइवेट कंपनी है, अगर कोई भी प्राइवेट एम्प्लॉय है तो ये बहुत अच्छे तरीके से कार्य करते हैं तो उनका प्रमोशन भी होता है, प्लस उनको सम्मानित भी किया जाता है। अगर वे कार्य को सही से नहीं करेंगे तो उनको दंड भी दिया जा सकता है, अर्थात या फिर उनको कार्य से भी निकाला जा सकता है। तो जो भी होता है काफ़ी जल्दी हो जाता है, जबकि लोक प्रशासन में ऐसी अस्पष्टता देखने को नहीं मिलती है। और इस तरह लोक प्रशासन के कर्मचारी के प्रत्यक्ष स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है, जिसके प्रभाव में भी रुचि नहीं लेती। जबकि निजी प्रशासन के अंतर्गत कर्मचारी को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होता है, इसलिए कार्य के प्रति वे रुचि भी लेते हैं या फिर कार्य के प्रति सक्रिय रहते हैं। तो उपरोक्त अंतर के बाद यह भी कहना पूर्णतः सही नहीं है कि निजी प्रशासन लोक प्रशासन की अपेक्षा ज़्यादा सक्रिय और सफल है। तो हम लोग देखें भी कि दोनों के बीच जो भी डिफरेंस है, लेकिन एलपीजी रिफॉर्म के बाद लोक प्रशासन और निजी प्रशासन कहीं ना कहीं एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, और निजी प्रशासन धीरे धीरे जनहित में भी कार्य करना शुरू कर रहे हैं। तो वर्तमान स्थिति को अगर देखते हुए बात किया जाए तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया। अगर लोक प्रशासन के अंतर्गत नियुक्ति प्रक्रिया, संचार की व्यवस्था जैसी तमाम प्रक्रिया के सिद्धांतों में अगर सुधार लाया जाए तो लोक प्रशासन जो होगा वो निजी प्रशासन से कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि लोक प्रशासन जन सहयोग में जनहित से संचालित होती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि निजी प्रशासन ज़्यादा सक्रिय दिख रहा है, क्योंकि लोक प्रशासन में लाल फीताशाही, वही कि कोई भी काम को कराने में काफ़ी ज़्यादा देरी होता है। अगर आप एक इनकम या फिर रेसिडेंटल सर्टिफिकेट ही बनाइएगा तो फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। तो लोक प्रशासन में लाल फीताशाही होने की वजह से जो लोग हैं वे निजी प्रशासन की ओर दौड़ रहे हैं, और निजी प्रशासन काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है, जो कि लोगों को काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे जल्दी काम हो रहा है। अगर एक गवर्नमेंट बैंक को लीजिएगा तो वहाँ पे प्रोसेस काफ़ी लेट, काफ़ी धीरे धीरे हो रहा है। जबकि अगर एक प्राइवेट बैंक में जाइएगा तो आपको आराम से चेयर में बिठा के अच्छा से बात करके चाय कॉफ़ी पिला के वे सारा काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं लोग सरकारी बैंक से प्राइवेट बैंक में जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी बैंक में लाल फीताशाही काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो अगर इन सारी चीज़ों को, लाल फीताशाही को अगर ख़त्म किया जाए, जो भी विलम्ब हो रही है, जो भी वजह से आपके काम में बाधा आ रही है, तो उन सभी चीज़ों को अगर ख़त्म किया जाता है तो कहीं ना कहीं लोक प्रशासन निजी प्रशासन से काफ़ी अच्छा करेगा, क्योंकि लोक प्रशासन जो है वो जनहित से जुड़ा हुआ है। तो और इसी के साथ हम लोग का जो सेकंड चैप्टर है निजी प्रशासन, ये भी ख़त्म हो जाता है। तो अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि सिलेबस में ही हम लोग का यही मेंशन है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर, तो हम लोग अंतर देख लिए, समानता देख लिए और असमानता देख लिए। तो जो भी क्वेश्चन बनना रहेगा यहीं से बनेगा, इसी को घुमा फिरा के पूछा जाएगा। तो इसके लिए निश्चित तरीके के क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, क्वेश्चन यहीं से ही आएगा। तो हम लोग का सेकंड चैप्टर भी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सेकंड चैप्टर भी खत्म हो जाता है। अब अगला चैप्टर हम लोग का जो कि चैप्टर 3 होगा, जिसमें हम लोग संघ प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप ऐड हो सकते हैं। और अगर पीडीएफ से संबंधित कोई इंक्वायरी या फिर क्लास से संबंधित कोई इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जो कि संघ प्रशासन होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।